गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? शुरू करें स्टार्ट। ओह माय गॉड, शुरू करें आज की क्लास। चलो, हाँ जी। लास्ट टाइम बच्चों हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट तो रिपीटेड देखे थे, जो किसके रिपीटेशन में थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। और मेरे ख्याल 4-5 पॉइंट, मेरे को जितना याद आ रहा है मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए थे। आई थिंक 4 पॉइंट थे, केई, केडी, आईसीआर, डीएससीआर, ऐसे याद रह जाने वाले हैं। जो फाइनेंसिंग के है वो तो है 4, और केडी, केई, आईसीआर, डीएससीआर, है ना। केई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी बोले तो कॉस्ट ऑफ, आईसीआर बोले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड डीएससीआर बोले तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आईसीआर का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, एंड डीएससीआर का फॉर्मूला प्लस इंटरेस्ट प्लस डेट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ अपॉन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। बात समझ में आती है? अब मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ कि क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीजें, वरना बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। आपको केई के बारे में पता है, केडी के बारे में पता है कि कब क्या करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं। आईसीआर पे पूरी क्लास लगाई, डीएससीआर पे पूरी क्लास लगा दी, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा उसमें कुछ बनता नहीं है, बाद में देखेंगे रिविजन में। फिलहाल एक टॉपिक शुरू करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब इसको दो नाम से जाना जाता है, या तो इसे फाइनेंशियल लिवरेज बोलो या इसे बोलो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लिवरेज का मतलब बता सकते हो बच्चों क्या होता है? लिवरेज, लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। क्या होता है? रिस्क। तो ये टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्क या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नमन भैया, वही जो बिजनेस रिस्क दो टाइप के होते थे, हाँ इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में बात की है, ठीक है ना। डिटेलिंग में यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया है। वहां पे हमने जस्ट ये देखा था कि फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है। जब हम रिस्क देख रहे थे, और रिस्क के दो बच्चे थे, एक ऑपरेटिंग जिसको बिजनेस बोलते थे, दूसरा था फाइनेंशियल। तो वहां पे जस्ट उसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पे उसके बारे में और डिटेल में हमें क्या करना है? पढ़ना है। हालांकि बच्चों, इस टॉपिक के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो ये टॉपिक वैसा है कि जैसे वो है ना, कि ये जो टॉपिक है, ऐसी कोई क्लास नहीं गई है होगी पिछली, मतलब 10-12 क्लास जो भी इस चैप्टर पे लगी हमारी, कि जिसमें इसकी चर्चा ना की हो हमने, है ना। इसका जिक्र हमेशा किया है हमने। मतलब कहूं तो कि वो कहते हैं ना कि तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, हाँ मेरे पास ऐसी कोई क्लास ना हो, ठीक है। हाँ जी, तो वो सारी क्लास में हमने इसका क्या किया है? जिक्र किया है, लेकिन कभी इसके बारे में खुल के बात नहीं की। आज इस टॉपिक के बारे में खुल के चर्चा करनी है हमें, और सामने से, ठीक है ना, सामने से बताना है। आज आज जो भी होगा वो सामने से कहना है, ठीक है। वो कह रहा है चाहे कुछ भी हो, आज तो पढ़ा ही दो, ठीक है ना, आज तो बता ही दो सामने से। हाँ जी, फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, है ना। अब ऐसे दूसरे टॉपिक के साथ ऐसे इसका जिक्र नहीं करेंगे, अब खुल करके इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। बच्चों होता क्या है, अभी जब मैं बोलूंगा तो सारे बच्चे हंसेंगे, कह रहे ये तुम्हें पता है, और वो ही ये टॉपिक है ना। इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना करते हुए, है ना, सीधा सीधा बात करता हूं। बाहर वालों का पैसा यूज करके अंदर वालों का फायदा करवाना ही क्या होती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या इसको फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर
किसको लेके आना बच्चों? अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंशियल रिस्क लेके आना। क्या लेके आना? फाइनेंशियल रिस्क लेके आना। अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंशियल रिस्क लेके आना, क्योंकि जब फाइनेंशियल रिस्क आएगा तो ये बात सारे बच्चों को पता है, किसी से ये बात छिपी भी नहीं है कि जब रिस्क आएगा फाइनेंशियल रिस्क तो रिटर्न क्या होगी? बढ़ेगी। चाहत बढ़ेगी किसकी? इक्विटी वालों की। किसकी? इक्विटी वालों की। तो ये टॉपिक यही है कि सस्ते सोर्स का यूज करो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में और फायदा कराओ किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। किसका फायदा कराओ? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्योंकि बाहर वालों को तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे करके भगा देंगे और बाकी जितना भी मक्खन मलाई जो भी बचेगा वो सब किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। बात समझ में आ रही है? और मजे की बात यह है कि जो हम बाहर वालों से पैसा उठाएंगे उस पर डिविडेंड नहीं जाता, उस पर क्या जाता है? इंटरेस्ट जाता है। अक्सर लोन लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो बाहर वालों की बात कर रहे हैं वो लोन की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं कि डेट से पैसा उठा के इक्विटी वालों का फायदा करवाओ मेजरली। ठीक है? जो बाहर वालों से, तो मैं कह रहा था कि जो बाहर वालों से हम पैसा उठाते हैं उस पर इंटरेस्ट जाता है, और सारे बच्चों को पता है इंटरेस्ट किस में भी हेल्पफुल होता है? टैक्स को सेव करने में भी हेल्पफुल होता है। वो टैक्स शील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? यही टॉपिक है बच्चों बस, कि अल्टीमेटली बाहर वालों का पैसा यूज करके अंदर वालों का फायदा करवाना। बाहर वालों का जो पैसा हम यूज करेंगे वो सस्ते में मिल जाता है और उसमें वोटिंग राइट मिल जाती है। क्या मिल जाते? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट भी हमारे पास रहेंगे और सस्ता पैसा यूज भी कर लिया और अंदर वालों को फाइनली फायदा करा दिया। यही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल रिस्क, आप इसे बोलो प्रॉपर्ली। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। फाइनेंशियल लिवरेज आपको बताता है, या फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है कि ओवरऑल कैपिटल में डेट का कंपोनेंट कितना है, माने बाहर वालों का पैसा कितना है। इट इज कॉम्प्यूटेड एज डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी और डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इसको कैसे बता सकते हैं आप? ये दो रेशियो से जो हमने ऑलरेडी देखे हुए, डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। दोनों बात तो सेम चीज की करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहूं, अगर 2 रुपए डेट के है, अगर 2 रुपए डेट के है तो यहाँ पे 3 रुपए इक्विटी के है। नमन भैया ऐसा 2 रुपए डेट के तो 3 रुपए इक्विटी के? ना ना ना, ऐसे नहीं है। मेरा एग्जाम्पल था तो मैंने वही रिपीट किया है जो मैंने आपको पहले भी दिया था, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आए। सेम ही एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो इसी चीज को अगर मैं दूसरे ढंग से लिखना चाहूं, इसी चीज को अगर दूसरे ढंग से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं कि ओवरऑल 5 रुपए है, डेट प्लस इक्विटी, उसमें से डेट कितने का है? 2 रुपए का है। ये बच्चों ऊपर वाली बात को ही प्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। नमन भैया यार एक डाउट आ गया, और डाउट ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? What is the difference between capital structure and trading on equity? मैंने कहा ना बच्चों, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो कपल्स में चल रहे हैं। ठीक है ना? हम दो के बीच में क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। पास्ट में मैंने आपको कराए कई सारे डिफरेंसेस कराए, आज फिर एक डिफरेंस आपके सामने है बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप देखोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊं तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी तो मैंने आपको यही बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसको कैसे मेजर कर सकते हो, इन्हीं दो फॉर्मूला से। और यही बात मैं आपको किस में बता रहा हूं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। तो दोनों में फर्क क्या है बता सकता है कोई? कैपिटल स्ट्रक्चर तो वो है ना रिकॉर्ड करने का। क्या यहाँ पे तो रिकॉर्ड होगा, मतलब ये तो वो तो बता रहा जी क्या इतना डेट में से, मतलब टोटल उसमें से इतना डेट लिया हमने,
लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर तो उसे दिखाएगा ना, मतलब ये स्टोर करनी लिखने की जगह। थोड़ा सा सही बोल रहे हो लेकिन अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो। और कोई नहीं? चलो सुनो, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है बच्चों, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। सामने से देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, सामने से देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताती है आपको कि आपने जो पैसा उठाया है, लॉन्ग टर्म जो फंड्स उठाए आपने, उनका पैटर्न क्या है, डेट कितना है और इक्विटी कितना है, डेट कितना है और इक्विटी कितना है। जबकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बताती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बताती है आपको कि ओवरऑल 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 उसमें से, कैपिटल में से खाली डेट कितना है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो दोनों को ही ड्यू इंपॉर्टेंस देती है, वो खुल के बात करती है कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों कंपोनेंट की, डेट की भी और इक्विटी की। लेकिन जब हम खाली किसकी बात करते हैं, खाली अगर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में वो केवल और केवल किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, डेट के ऊपर। किसके ऊपर? कि ओवरऑल में से डेट कितना है, ओवरऑल में से डेट कितना है। बिकॉज जो फाइनेंशियल रिस्क जनरेट होता है बच्चे लोगों, वो फाइनेंशियल रिस्क केवल और केवल डेट की वजह से जनरेट होता है। किसकी वजह से जनरेट होता है? इक्विटी की वजह से जनरेट नहीं होता। तो दोनों को रेशियो की हेल्प से दिखाने का तरीका तो एक ही है, लेकिन दोनों का फोकस अलग अलग है। वो तो दोनों पे फोकस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर तो, कि डेट कितनी और इक्विटी कितनी। लेकिन जबकि वो क्या बोलता है इसमें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बोलता है कि खाली देखो यहाँ पे टेक्स्ट भी जो लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट, डेट का प्रोपोर्शन कितना है, किसमें? ओवरऑल कैपिटल में, ओवरऑल कैपिटल में, ओवरऑल कैपिटल में। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, ये पूछूं आपको पहले एक बात, ये जो पहला बुलेट लिखा हुआ है, ये पहला बुलेट बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएटली बिल्कुल सामने से इस वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है या इस वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाले को। कैसे पता चला तुम्हें? ओवरऑल बोला उसने, क्या बोला कि ओवरऑल में से डेट का कंपोनेंट कितना है, माने फाइनेंशियल रिस्क आपको कितना आएगा, वो तो डेट से ही पता चलेगा ना। तो वो चीज है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रेडिंग मींस टेकिंग एडवांटेज ऑफ, ट्रेडिंग का मतलब होता है एडवांटेज लेना। क्या लेना? एडवांटेज लेना। किसके लिए? इक्विटी मींस ओनर्स फंड, अंदर वालों के लिए क्या जनरेट करना? फायदा जनरेट करना। क्या करके? कैसे जनरेट होगा ये फायदा? बाहर वालों का, हाँ, जो सस्ता सोर्स है फाइनेंस का, उससे पैसा उठा करके। और ये मेरे को आज कोई बताने की जरूरत नहीं है कि सस्ता सोर्स कौन होता है फाइनेंस का। आमतौर पर डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारी बहुत बेसिक चर्चा हुई थी शुरुआत की पहली और दूसरी क्लास में, बात समझ में आती है? तो फाइनली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ? सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एन अरेंजमेंट, ये एक इस तरीके का बंदोबस्त है इन विच अ फर्म मेक्स यूज ऑफ बोरोड फंड, जहां पे एक फर्म क्या करती है? बोरोड फंड का यूज करती है। माने किसका यूज करती है? डेट का। किसका यूज करती है? डेट का। इन सच अ वे, इस तरीके से करती है दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स कैन बी इंक्रीज्ड। जो रेट ऑफ रिटर्न है ना किसकी? इक्विटी वालों की, उसे क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। यानी कि आरओई को इंक्रीज किया जा सके, आरओई को, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नमन भैया आरओआई में और आरओई में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में और रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या फर्क होता है? हाँ, इक्विटी पे डिविडेंड आएगा। थोड़ा सा बहुत सरफेस से बात कर रहा है, और थोड़ा सा कुछ बता सकते हो, बताना चाहते हो? इतना ही पता है। इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, वेयर एज इक्विटीज का पार्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल पैसा कितना लगाया उस पे कितना रिटर्न आया, ये होती है आरओआई। क्या होती है? टोटल पैसा कितना लगाया, उसमें तो डेट वालों का भी लगा हुआ है ना, किसका भी लगा हुआ है, यानी कि कंपनी ने पैसा कितना बनाया। लेकिन 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 खाली इक्विटी वालों पे कितना पैसा कमाया? इक्विटी वालों पे
वो होती है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। और जो तुमने बोला वो एक कंपोनेंट बोला कि क्योंकि इक्विटी पे डिविडेंड दिया, बेटा इक्विटी पे खाली डिविडेंड नहीं होता, रिटेन्ड अर्निंग भी होती है, और वो रिटेन्ड अर्निंग भी किसकी होती है? हाँ, और हम कह रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलती है? इक्विटी कैसे निकलती है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो मालिकों का पैसा है, मालिकों के पैसे पे कितना परसेंट कमाया है, ये होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई बोलते हैं इसको। ROI is a wider concept, whereas ROE is just a part of ROI. Because रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट तो टोटल हुई भी है ना, इक्विटी वालों का भी पैसा लगा हुआ है और डेट वालों का भी, तो वो तो पूरी की पूरी रिटर्न आई है हमारे पास। जबकि खाली इक्विटी वालों के लिए पैसा कितना कमाया है, उस पर कितना रिटर्न जनरेट करके दी हमने, वो होती है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये फर्क होता है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये आगे बोल रहा है, वंस अगेन मैं एक बार फिर पढ़ता हूं और फिर नेक्स्ट वाला पढ़ रहा हूं उसके साथ में बुलेट। Trading on equity is an arrangement in which a firm makes use of borrowed funds in such a way that the rate of return on equity share can be increased. अच्छा बच्चों, एक बात और बता दूं, पक्की पक्की बात है कि अगर ROI ज्यादा होगी, किससे? ROE अगर ज्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो पक्की पक्की बात है ROE बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मैं वापस से बोलूं, ROI अगर ज्यादा होगी, ROI अगर ज्यादा होगी किससे? इंटरेस्ट रेट से। ये पुरानी बात ही कर रहा हूं मैं, और उसके साथ में नया स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। ROI अगर ज्यादा होगी किससे? तो पक्की पक्की बात है ROE क्या होगी? ज्यादा होगी। यही तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बोल रही है कि बाहर वालों का पैसा यूज करके अंदर वालों का फायदा करवाओ। तो यानी कि बाहर वालों का फायदा, सॉरी, बाहर वालों का फंड्स यूज करके अंदर वालों का फायदा, वो कैसे होगा? ROI ज्यादा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कमाने की, ओवरऑल कमाने की परसेंटेज क्या आनी चाहिए? ज्यादा आनी चाहिए ब्याज के रेट से। तो किसकी रिटर्न बढ़ जाएगी? इक्विटी वालों की, यानी कि ROE बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ROE। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। फिर वो कह रहा है अगले बुलेट में, फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेजेस द रिटर्न। ये क्या कर देती है? रिटर्न को बढ़ा देती है, यानी कि EPS को बढ़ा देती है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, ये तो पर शेयर की बात कर रहा है। इसके ऊपर थोड़ा वो जो मैंने इनकम स्टेटमेंट बनवा के दिखाया था आपको, EPS के ऊपर जस्ट क्या रहता है? EAE रहता है। क्या रहता है? यानी कि EAE बढ़ाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये EAE बढ़ाएगा। EAE अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एंड EAE इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। EAE इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका मतलब वही तो है, अगर उसे मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं तो EPS आ जाएगा, और अगर मैं उसे किससे डिवाइड कर दूं बेटा लोगों, जो खाली वो है आपकी, मतलब इक्विटी है। क्या है? इक्विटी है। जो EAE है, EAE को इक्विटी से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो वो क्या आएगी? वो ROE आएगी। क्या आएगी? ROE इंटू 100 भी करना पड़ेगा नो डाउट, परसेंटेज में निकालने के लिए। नहीं समझा बेटा? परसेंट, EAE को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ROE बन जाएगी, और EAE को आप EPS अगर बनाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझे? पर शेयर निकालना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी गलत बोला मैंने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोलना चाहिए खाली मेरे को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो मे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि एक बंदे के पास ज्यादा शेयर भी तो हो सकते हैं ना। तो वैसा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो EAE को, तो फिर क्या करो आप उसे इक्विटी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ROE आ जाएगी, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है ना? तो कह रहा है कि फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या करती है? रिटर्न को इंक्रीज कर देती है। रिटर्न कैसे इंक्रीज होगी? या तो आप ROE को इंक्रीज बोलो, या पर शेयर निकाल रहे हो तो EPS बोलो, यानी कि वो EPS को बढ़ाती है ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। किसके? इक्विटी शेयर होल्डर के। बाय मेकिंग यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी। किसका यूज करके? अदिति बताएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब समझते हो आप? सिक्योरिटीज, हाँ बताओ। जो सिक्योरिटी की बनने में, जो हमने इंस्ट्रूमेंट इशू किए उन्हें सिक्योरिटी बोलते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में। जब मैं आपको पार्ट ए में बैरियर पढ़ा रहा था, कम्युनिकेशन बैरियर, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, मैंने वहां पे भी एग्जांपल दिया था आपको कि सिक्योरिटी का मीनिंग जनरल कुछ और होता है, लेकिन जब हम फाइनेंस में पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ और होता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है
वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने इशू किए हैं पैसा रेज करने के लिए। सिक्योरिटीज में भी डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में भी इक्विटी सिक्योरिटीज, मतलब जैसे शेयर्स आप इशू करते हो तो वो भी सिक्योरिटी है लेकिन वो इक्विटी की फॉर्म में है। लेकिन अगर डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर भी तो सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस प्रॉपर बोलते सिक्योरिटीज, क्या सिक्योरिटीज, ठीक है ना। वो सिक्योरिटीज किस नेचर की है, डेट नेचर की है। अब सवाल ये है कि जी फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज क्या होती है। पहले तो चलो मैं आपको एग्जांपल से आप एक हल्का सा हिंट देता हूं आपको, ताकि आप खुद ब खुद आंसर बोलो। एक तो डेट है और एक है इक्विटी, ये एग्जांपल हो सकते हैं। मतलब इनमें जैसे मैं शेयर्स इशू करता हूं या डिबेंचर इशू करता हूं, तो ये सिक्योरिटीज के दो एग्जांपल है। मैं पूछना चाहता हूं आपको इनमें से कौन सा एग्जांपल फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी का है। डिबेंचर, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। व्हाई, व्हाई, बिल्कुल बोलो, थोड़ा अच्छे से बोलो। क्योंकि इस पे इंटरेस्ट देना ही देना है। फिक्स जिसकी कॉस्ट आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी, मतलब इन द सेंस कि आपकी जेब से जाएगी ही जाएगी, है ना, देना ही पड़ेगा आपको। उन्हें ये नहीं बोल सकते ना डिबेंचर वालों को, ओ ठीक है इंटरेस्ट तुम्हारा हमारे पास ही रखा है, हमारे पास रहने दो, दे देंगे तुम्हें, रोक के रख लिया मैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, उन्हें देना ही पड़ेगा ना। तो वो कैसी सिक्योरिटीज है, फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज। इक्विटी फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज नहीं है, बिकॉज उस पर चाहे तो दे दो चाहे तो रोक के रख लो, तो फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज कहां हुई वो। तो ये क्या कह रहे हैं कि किसका ईपीएस को बढ़ाना है, हमें इक्विटी शेयर होल्डर के ईपीएस को बढ़ाना है, किसको यूज करके, फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज को इश्यू करके, दैट इज डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में किसको लेके आओ, इक्विटी वालों का फायदा कराओ। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को लेके आओ, इक्विटी वालों का फायदा कराओ। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिफरेंस पूछ रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर में और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। एक स्टेटमेंट बोलूं, शायद अब समझ में आएगा तुम्हें। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट हो ही हो, जरूरी नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट हो ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि खाली क्या हो, इक्विटी हो। हम क्या करते हैं, डेट अपॉन इक्विटी करके कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं, से यस और नो। तो डेट क्या होगा, डेट जीरो हो सकता है, सारा क्या है, इक्विटी इक्विटी है, से यस और नो। इतनी बात समझ में आती है आपको। अच्छा लेकिन 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 ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, किसके बगैर, डेट के बगैर। ये कॉन्सेप्ट ही प्रिवेल जब करेगा जब ओवरऑल कैपिटल में क्या होगा, डेट भी होगा। डेट नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर खेल ही नहीं सकते। और अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, तुम पहले बनाते हो क्या, देखो एक चीज और बता दूं मैं, एक और थोड़ा डिफरेंस बताऊं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये दो डिफरेंस बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट में और उसमें, माने कैपिटल स्ट्रक्चर में और इसमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो तभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था जब, हाँ जी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो दोनों कंपोनेंट पे फोकस करता है कि डेट कितना और इक्विटी कितना, जबकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बताता है कि ओवरऑल में से डेट कितना है ना। बस ये इक्विटी के लिए इतनी बात करता है कि इसकी तो रिटर्न बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, रिटर्न बढ़ानी है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस मैंने अभी अभी बताया, जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले, हाँ जी, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अराइज ही जब होगा जब कुछ ना कुछ क्या होगा, डेट होगा, तभी तो ये कॉन्सेप्ट खेल सकते हो आप, से यस और नो। एक तीसरा डिफरेंस बताऊं, हाँ जी, तीसरा डिफरेंस ये है, कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो और उसमें डेट का कंपोनेंट भी रखते हो, क्या भी रखते हो, डेट का कंपोनेंट भी रखते हो, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा लेने के लिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट का फायदा लेने के लिए आप क्या करते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट लेके आते हो। माने ये कह सकते हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम और उसमें इंटेंशनली क्या लेके आते हैं, डेट लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, डेट लेके आते हैं, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट का क्या ले सके, फायदा ले सके। और थोड़ा रिफाइन करके बोलूं,
कैपिटल स्ट्रक्चर इज द इनपुट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द इनपुट, वेयर एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द आउटपुट। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द इफेक्ट। वो इनपुट है, लेकिन वो इनपुट में एक शर्त रहेगी, क्योंकि इनपुट तो वो जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा हो भी सकता है कि डेट ना हो, लेकिन वो इनपुट की एक शर्त रहेगी। अगर तुम इसका फायदा लेना चाहते हो, इसे आउटकम में अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देखना चाहते हो, तो शर्त ये रहेगी कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे बनाई हो जिसमें किसका कंपोनेंट हो, डेट का, डेट का कंपोनेंट हो। बात समझ में आ रही है आपको? और डेट का कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, डेट को हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, बच्चे लोगों ये हमें दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दो फैक्टर से हमें पता चलेगा। हम डेट रखेंगे नहीं रखेंगे ये पता चलेगा हमें आरओआई से और इंटरेस्ट रेट से। ये सारे बच्चों को पता है बेसिकली। अगर आरओआई ज्यादा होगी, हाँ, अब पूरी प्रोसेस समझना, ये पूरा फ्लो क्या चल रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट दरअसल ऐसे है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि अलग अलग पढ़ तो रहता है सामने से वो कॉन्सेप्ट, लेकिन जब वो थोड़ा सोचता है तो उसे सारी चीजें एक ही साथ नजर आ रही है, वो फ्लो ही नहीं समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। बोले कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल रही है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी, तो थिन लाइन डिफरेंस वो समझ में आना चाहिए। जो मैंने आपको तीन डिफरेंस यहाँ पे रियलाइज कराए वो लिख लेना, ध्यान से सुनो। मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा था अभी क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, फ्लो की बात कर रहा था मैं। फ्लो ये है कि सबसे पहले हम आरओआई को देखेंगे, किसको देखेंगे, और साथ में किसको देखेंगे, इंटरेस्ट रेट को देखेंगे। दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आरओआई ज्यादा है तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो डेट का जो कंपोनेंट है उसको लाने की कोशिश करेंगे हम, कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट आ जाए, बिकॉज आरओआई क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा है, और आरओआई क्या है, कम है, तो उस केस में हम इग्नोर करेंगे किसको, डेट को। बात समझ में आ रही है? माने अगर पहले वाले केस में, अगर पहले वाला केस सक्सेसफुल हो जाता है हमारा, तो उस केस में जब हम डेट को ले आएंगे तो फिर फाइनली कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, और वो कैपिटल स्ट्रक्चर का आउटकम ये होगा कि हम क्या कर पाएंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर पाएंगे। ये इसका फ्लो है। बात समझ में आ रही है आपको? और जब मैं वो डेट को लाने की बात कर रहा था, लगे हाथ वहीं पे क्या हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन भी लग गया। क्या भी लग गया, फाइनेंसिंग डिसीजन भी लग गया। बात समझ में आ रही है आपको? क्या जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी, उसमें डेट भी रहेगा, वहां पे हमने, क्योंकि जब हमने डेट देखा है, ध्यान से सुनना थोड़ा, मैं उसमें कैसे बता रहा हूं। जब हमने डेट देखा है कैपिटल स्ट्रक्चर में, हम देख रहे हैं कि डेट कितना है और इक्विटी कितना है। फाइनेंसिंग जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो भी तो इसकी बात कर रहा है कि किस सोर्स से कितना पैसा उठाना, और ये हम डिसाइड ही कर चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त। कहने का मतलब ये है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त लगे हाथ फाइनेंसिंग डिसीजन भी हो जाएगा। क्या भी हो जाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये फ्लो है। फाइनल कर देंगे आप, फाइनल कर देंगे क्या? सबसे पहले हम देखेंगे आरओआई क्या, इंटरेस्ट रेट क्या। आरओआई अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट से तो डेट को लाएंगे किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर में। हाथ के हाथ क्या हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन भी हो गया परफॉर्म हमारा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो यानी कि अब आउटकम जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, माने आरओई बढ़ के आएगी। क्या बढ़ के आएगी, आरओई। और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाए कि अगर हमारी जो आरओआई है वो कम है इंटरेस्ट रेट से, तो किसको इग्नोर करेंगे, डेट को इग्नोर करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आ गया। लगे हाथ क्या भी होगा, फाइनेंसिंग हमने डिसाइड कर लिया कि डेट से तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, उसको तो प्रेफर नहीं करेंगे, पैसा नहीं उठाएंगे, इक्विटी से पैसा उठाएंगे। बात समझ में आ रही? और यहाँ पे इस केस में क्या नहीं ले पाएंगे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है ही नहीं। और जबकि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो तो किसकी बात करता है कि डेट का प्रोपोर्शन कितना है ओवरऑल कैपिटल में। जब है ही नहीं है तो इसका फायदा ले ही नहीं सकते, तो बात खत्म बच्चों। ये है पूरा फ्लो इसका, अभी तक जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है।
कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि कोई भाई ये क्या हो रहा है, सारे टॉपिक एक साथ से चल रहे हैं, लेकिन वो इतना ही है ना, वो जो बारीक से जो बहुत थिन लाइन डिफरेंस है वो आपको उसका एहसास होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बच्चों, आगे क्या रहा है, इट हैपेंस, यानी कि वो फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी तो बता ही चुका हूं मैं आपको, दैट इज डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। किसको यूज करना, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करना, जो मैंने शर्त बताई थी आपको, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा क्यों होता है? अब सवाल ये है कि ये जो अंदर वालों को फायदा क्यों होता है बाहर वालों को पैसा यूज करके, वो कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो केडी होती है वो कम होती है किससे, केई से। यानी कि जो अक्सर जनरली बात कर रहा है, हमेशा की नहीं बात कर रहा है, ये आमतौर पे बात कर रहा है कि जनरली क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो कम होती है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से फॉर अ फर्म ऑल्सो। और केवल इतना ही नहीं, इंटरेस्ट क्या भी करता है साथ में, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी कि इंटरेस्ट कैसे टैक्स सेव करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो इधर पास्ट में जो क्लास लगाई थी वो ऐसे ही तो लगाई, इसलिए तो लगाई थी कि यहाँ पे अगर जब वो बार बार ऐसे परेशान करेगा तुम्हारे को ये बोल करके कि इंटरेस्ट सेव द टैक्स, तो मेरे को ना बोलना पड़े बार बार, ठीक है ना। हाँ जी, देयरफॉर इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कह रहे हैं कि फाइनली क्या होता है, जितना ज्यादा किसको यूज करोगे, डेट को यूज करोगे, उतना ही ज्यादा क्या होगी, रिटर्न क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन फिर भी ख्याल रहे, खबरदार, हाँ लिमिट को ज्यादा क्रॉस मत कर, ठीक है। हंसना अच्छा होता है लेकिन हंसने की जब अति हो जाए तो वो बुरी होती, किसी भी चीज की अति क्या होती है, बुरी होती है। डेट अच्छा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को लेके आना अच्छा है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक। उसके बाद अगर तुम अब आतंक मचाओगे, अति मचाओगे, डेट ही डेट लेके आ रहे हो। अब एक बच्चे का सवाल हो सकता है कि जब डेट इतना अच्छा ही है कि डेट को ला करके इक्विटी को क्या किया जा सकता है, हम इक्विटी की रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है, तो फिर तो डेट ही डेट लेके आओ ना सारा। अच्छा हाँ, एक चीज पूछूं क्या आपको, क्या सारा का सारा डेट ला सकते, एक कंपनी है कंपनी, क्या सारा का सारा हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, अगर डेट ही हम यूज कर लेंगे सारा तो इक्विटी वालों का फायदा होगा कहाँ, जब इक्विटी वाले होंगे नहीं तो किसका फायदा कराएंगे हम। अरे पहली बात तो ये जो मैंने पूछा ये वाहियात सवाल है, बिकॉज कोई भी कंपनी को आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो स्टैब्लिश हो जाएगी विदाउट इक्विटी। ये 11th में पढ़ाया था आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल तो होती ही है तब ही कंपनी बनती है। डेट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इक्विटी के बगैर काम नहीं चलेगा, इक्विटी का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। डेट के बगैर, डेट देखो, डेट फायदा कराता है, ये सारी चीजें फायदे के लिए कोई करते भाई। हाँ जी, डेट फायदा कराता है, लेकिन डेट नहीं भी होगा ना जिंदगी में तो भी चलेगा, इक्विटी का होना बहुत, क्योंकि कोई कंपनी अस्तित्व में ही नहीं आएगी, एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी अगर इक्विटी नहीं होगी। समझ में आ रही है, डेट में भी जीरो इन अ कंपनी, डेट में भी जीरो बट इक्विटी डजंट। बात समझ में आ रही है, इक्विटी जीरो नहीं हो सकती, वो कंपनी ही नहीं बनेगी भाई, कंपनी ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा यूज करोगे किसका, डेट का, तो उतना ज्यादा आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है ना। हाँ जी नमन भैया, ये लिमिट कैसे, अरे छोड़ो जान दो, तुम्हारे से बहुत ओवर जा रहे हैं हम, बहुत ज्यादा ओवर इस चैप्टर में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ओवर जा रहे हैं। अब इसके बाहर ना फिर वो चीजें, ना तो टाइम पास होगा तुम्हारा भी, और अभी के लिए तुम्हारे लिए सही नहीं है, बस इतना, ठीक है ना। हाँ जी, कह रहे आगे, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी एनालाइज्ड थ्रू ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। कह रहे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा कैसे मिलता है इक्विटी वालों को, तो इसको हम ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से समझ सकते हैं। कोई मेरे लिए तो कोई नई बात है नहीं, मैं तो ऑलरेडी करा के रखा हूं। चलो देखते हैं, अभी आज मैं इसका ना तो सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको और ना ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात आपको, मैं सीधा क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा और आप मेरे को यहीं पे सॉल्व करके दिखाएंगे, या एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं, पहले मैं करके दिखाऊं, वेरी गुड। चलो हाँ, ये बात सही है कि पहले मैं करके, लेकिन वो ना तो कोई इधर एप्लीकेशन खोलेगा ना कोई सॉल्यूशन, कुछ नहीं देखने का है, बिल्कुल, है ना। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये एग्जांपल 2 है नमन भाई, एग्जांपल 1 कहाँ है?
वो सबसे शुरू में था, वो भी मैं नहीं कराया था, करा चुका हूं मैं आपको, ये फिर करा रहा हूं। जिन बच्चों को अगर दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, पहले तो आएंगी नहीं दिक्कत, लेकिन फिर भी आती है तो सबसे पहली क्लास जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। सपोज मार्स लिमिटेड वांट्स टू रेज सम मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। चलो इंग्लिश की हिंदी तो कर ही सकते हो एटलीस्ट आप। हाँ जी, क्या क्या लिखा है? मार्स लिमिटेड चाहती है कि वो मार्केट से पैसा उठाए। क्यों? दिमाग में खराबी है उनके। हाँ जी, उन्हें क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में उसने क्या दी है? इंफॉर्मेशन दी है। यू आर द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। आप कौन हो? कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर हो। अच्छा भाई, प्लीज एडवाइज द कंपनी। और देखो तुम्हें प्लीज बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतनी इज्जत, ठीक है ना? अरे कोई नहीं पूछ रहा है फालतू में, इधर क्वेश्चन बोल रहा है, प्लीज बोल रहा है, तो बस इतना ही खुश हो जाओ, कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना? आज तक तो तुम्हारा इंतजाम हुआ नहीं, अब जा रहने दो, जान दो। प्लीज एडवाइज द कंपनी विच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। विच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। कंपनी को एडवाइज करो कि कंपनी को कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, सो दैट द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन बी इंक्रीज। ताकि किसकी रिटर्न को बढ़ाया जा सके? इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ाया जा सके। और स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोला शॉर्टकट नहीं मारने का। हाँ, क्या करने का? EBIT EPS एनालिसिस यूज करने का। अगर ऐसा बोला है तो फिर शॉर्टकट नहीं मारेंगे ना। मतलब शॉर्टकट अभी वो ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो शॉर्टकट है, ठीक है ना? अब वैसा बोलेगा तो वैसा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन भगवान है भाई, क्वेश्चन ने जो बोला वो करेंगे। उसने बोला EBIT EPS एनालिसिस यूज करने का, तो वो ही करने का, अपना दिमाग नहीं चलाने का। अपने मन में आंसर निकाल लो वो शॉर्टकट यूज करके, लेकिन सॉल्व किससे करना है? EBIT EPS से। अगर ऐसा बोला है नमन भाई, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा ना? सेम आएगा, ठीक है ना? उसको तो देखने के बाद ही पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा आपको? कैलकुलेशन करके प्रॉपर स्टेटमेंट बना के करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कह रहे टोटल फंड्स टू बी रेज्ड। टोटल पैसा कितना उठाना है? 30 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट। इंटरेस्ट रेट कितना है डेट का? 10%। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? हाँ जी। अब देखो, जब मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट कराया था तो वहां पे फेस वैल्यू नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी? फेस वैल्यू नहीं बताई थी। यहाँ पे इसने फेस वैल्यू बता दी। ये पता किस काम में आएगी बच्चे लोगों? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में काम में आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में काम में आएगी, क्योंकि हमें इक्विटी की अमाउंट पता रहेगी, यहाँ पे बताएगा ये, ठीक है ना? उन्होंने फेस वैल्यू दे दी। इक्विटी, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसको जब हम फेस वैल्यू से क्या कर देंगे? मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। फेस वैल्यू से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। यार कैसे देख रहे हो तुम मेरे पास? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, समझ में आ रही है क्या? ऐसे मत करो, ऐसे अच्छे से इंटरेस्ट दिखाओ कि हाँ ये तो हमें पता है, ये तो पुरानी चीज है, तो हम ऐसे बचपन में भी पढ़ते थे, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है। अब कह रहे हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ यहीं से हमारी यात्रा क्या होगी बच्चों? शुरू होगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 4 लाख रुपए है। टैक्स रेट कितना है? 30% है। टैक्स देना में 30%, ठीक है ना? प्रपोजल 1, चलो जी ए मित्तल साहब, पहला प्रपोजल आ रहा है ना? आपको बताना है कि कौन से में फायदा होगा, कौन से प्रपोजल को हम हाँ बोलेंगे। से यस और नो। व्हेन टोटल फंड्स आर रेज्ड थ्रू इक्विटी। प्रपोजल 1 है कि हम सारा का सारा पैसा किससे उठा सकते हैं? अच्छा, कितना पैसा उठाएंगे इक्विटी से? इसने बताया था नहीं, इन्होंने तो ये बोला सारा का सारा पैसा किससे उठाएंगे? इक्विटी से। हाँ जी, ये तो गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे तो। हाँ, तो टोटल फंड्स क्या है? इक्विटी से उठाने हैं ना? तो इसने बताया तो है नहीं, बताया तो है नहीं इसने कि कितने उठाए, कितने उठाएंगे इक्विटी से। अरे सारे कितने अमाउंट बोलो ना। हाँ, तो ऐसे कहीं नहीं बोलते सारे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि आपको ऐसे, आधे बच्चों को ऐसे लगेगा पढ़ने के बाद टोटल पैसा किससे उठाना है? इक्विटी से। तो बताया तो है नहीं कितना उठाना है। अबे ऊपर लिखा है टोटल फंड्स टू बी रेज, कितना? 30 लाख रुपए, ये रहा। तो पहले ऑप्शन में इक्विटी, सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठाओगे और वो है 30 लाख। इसमें डेट कितना है बेटा? डेट है 0, पहला ऑप्शन है। दूसरा proposal 2, when some part is raised through debt and the balance from equity and the amount of debt is equal to rupees 10 lakh। कह रहे कुछ पैसा तो किससे उठाना है?
डेट से, और कुछ किससे उठाना है? अरे यार इक्विटी तो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने डेट तो बता दिया। अरे टोटल पैसा कितना उठाना है? 30 लाख, और उन्हें कितना बता दिया? इक्विटी बोला है इसने कितना? सॉरी डेट बोला है। क्या बोला है? डेट। डेट की अमाउंट कितनी बोली इसने? बिल्कुल। तो इक्विटी कितनी हो गई? ये निकाल दोगे आप? कैसे निकालेगा? टोटल फंड्स में से डेट घटा देगा तो बाकी इक्विटी आ जाएगी 20 लाख। तीसरा प्रपोजल, व्हेन द मेजर पार्ट इज रेज्ड थ्रू डेट, जब ज्यादातर पोर्शन तो आपको किससे उठाना है? डेट से उठाना है। एंड सम फ्रॉम इक्विटी, और कुछ किससे उठाना है? इक्विटी से। एंड द अमाउंट ऑफ इक्विटी इज 10 लाख। वो कितना है? तो इक्विटी कितनी है? 10 लाख। और मेजर पोर्शन वो किससे उठाने बोल रहा है? तो देख लो ना, मेजर ही तो है। मेजर कितना आ जाएगा? ज्यादातर पैसा किससे उठाया हमने? डेट से उठाया, बाकी इक्विटी से हमने कितना बच्चे वो उसने बता ही दिया। ये आपने कर लिया ना, इतना काम कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं EBIT EPS एनालिसिस ना लगाऊं और सीधा क्या कर लूं, मैं यहाँ पे मतलब अपने मन में सोच लूं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से प्रपोजल को हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, हम थर्ड को सिलेक्ट करेंगे, है ना। हम पहले वाले को भी क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, नहीं चाहिए जिंदगी में आपकी हमारी कोई जगह नहीं है। दूसरे वाले को भी मना कर देंगे हम, ठीक है ना। और हम पसंद करेंगे किसके साथ जाना? थर्ड प्रपोजल के साथ, क्योंकि उसमें डेट क्या है? तो ये थंब रूल है क्या जिसमें डेट ज्यादा होता है? अरे हमने इधर से उधर EBIT EPS पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जरूरत तो है, क्वेश्चन ने तो बोला है। अपने मन में अगर हम सोचे तो इधर से आंसर आ जाएगा। ये देखो कि आपकी ROI ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है? किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ROI निकाल सकते हो यहाँ पे, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। क्या बोलूं? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? टोटल फंड्स इन्वेस्टेड 30 लाख। तो 4 लाख को 30 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 10% से ज्यादा आएगा ना बेटा। अरे 10 से क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि 10 कब आता है? जब 3 लाख होते हो, तभी तो 10%। अभी तो 10 से क्या आएगा? ज्यादा। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो ROI क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। किससे? इंटरेस्ट रेट से। तो इस केस में जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? डेट होता है। हम उसको क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो इसका सॉल्यूशन कराऊं आपको। सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग, हाँ बोलो। अकाउंट्स का ज्ञान ये घर पे रखना। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। वो पार्टनरशिप से तुम इतना पक चुके हो, हर जगह तुम्हें एडजस्टमेंट ही नजर आती है। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बार मैंने कहानी बताई थी ना आपको। भैया तुम करते ही क्या हो? कहानी बताते हो तुम। हाँ जी, तुम कहानी बताते हो, तुम करते पढ़ाते तो कुछ हो नहीं, कहानी बताते हो। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि क्लास में बच्चे ऐसे परेशान कर रहे थे टीचर को, और खांसी करके, ठीक है ना। तो हुआ यूं अब कि ठीक है, वो टीचर ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई देख इस बार मत करना, इस बार दिक्कत हो जाएगी। वो हुआ यूं कि जैसे ही मतलब वो टीचर ने बोला, एक को वाकई में आ गई। वाकई में आ गई। सर ने जो उसको बजाया, सुखचैन सर को जानते हो? केमिस्ट्री वाले जो DAV में पढ़ाते हैं, सुखचैन सर। अब नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं है ना अभी। हाँ जी, उन्होंने एक बच्चे को इतना मारा, वो बच्चा कह रहा सर मेरे को तो वाकई में खांसी आई थी। ठीक है ना, चलो खैर कोई बात नहीं।
स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना है हमें, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करनी है, फ्रेम करनी है। अरे बताना कहां पे स्ट्रक्चर, हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करी वो कहां पे करी, वो प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग करी ना, जो भी मैंने करके दिखाई थी वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही तो बनाई है आपने, ठीक है ना। चलो प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, आज के दिन पे हमारे पास 3 प्रपोजल है। प्रपोजल 3 नहीं नहीं वैसे तो हम आज ही सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं नहीं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज ही सेलेक्ट कर लेंगे कि किसके साथ जाएंगे। फिर कल को 3 और भी जाओगे। ये पर्टिकुलर एक प्रपोजल कल को तो छुट्टी कर दोगे। वाकई में तूने सही से अच्छे से याद दिला दिया। दरअसल आज हमें बाहर जाना है, कल की छुट्टी नहीं होगी और कल की टाइम चेंज होगी, ठीक है ना। विकास सर के यहाँ कितने बजे आते हो आप, उनके यहाँ टाइम एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक बुलाना चाहता हूँ मैं आपको। नहीं बुला सकते, कितने बजे तक बुला सकते हैं, 12 से 3 बुला सकते हैं, सही है। तो 12 से 3 बुलाएंगे कल सुबह की टाइमिंग नहीं रहेगी। अभी कभी मैं इकोनॉमिक्स वाले में बताना भूल जाऊं तो अपने बाकी बच्चों को या तो याद दिला देना है, बच्चों को बता देना। हाँ जी, डेट और इक्विटी, किसका रिजल्ट, कैसा रिजल्ट, वो रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट तो एक में एग्जामिशन है, बस ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी चलो सुनो, कहाँ यार तुम याद दिला देते हो। चलो सुनो इधर, पहले डेट और इक्विटी में देखो, सुनो डेट और इक्विटी। प्रपोजल 1 में डेट कितना था, 0 और इक्विटी कितनी 30 लाख। बात समझ में आई। टोटल पैसा कितना उठाना है, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना। तो वैसे एक वाला वो कह रहा है इतनी नौबत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है प्रपोजल 2। प्रपोजल 2 में डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, 10 लाख तो क्या है डेट है, और इक्विटी कितनी है 20 लाख, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया बच्चों 30 लाख, क्योंकि टोटल तो वही उठाना है ना पैसा। अच्छा प्रपोजल 3 में 20 लाख तो डेट और 10 लाख क्या है इक्विटी है, टोटल होगी 30 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और बनाने का है, स्टेटमेंट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ number of equity shares, number of equity shares। हाँ इसे फास्ट दरअसल क्या है ना, इसका तो एक बार बटन दबा चुके हैं, अब तो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है तो तुझे स्लो करके इससे मैच कर दूंगा। बटन इसका नहीं, बटन नहीं है। अभी तो प्रशांत बता सकता है। Statement showing determination of the number of equity shares. Once again, proposal 1, proposal 2,
तेरा बटन दब गया ना। मैंने कहा नहीं था, मैंने वहां पे कुछ किया नहीं ना। मैंने कहा था ना कि तुझे स्लो करने की जरूरत है तो इससे मैच हो जाएगा। ओए भड़काओ मत बच्चे को। पर्टिकुलर्स, इधर क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। चलो प्रपोजल 1 में मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 30 लाख है, ठीक है ना। और जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। तो कितने शेयर्स रहने वाले हैं? 3 लाख रहने वाले हैं। तो इधर लिख दे हम 3 लाख। अच्छा, दूसरे वाले प्रपोजल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख है। और फेस वैल्यू कितने की है? ये ध्यान से करना बच्चों। बच्चे क्या करते हैं ना, प्रपोजल 1 में क्या निकालते हैं? बस नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं और सोचते सब में क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। और भारत माता की जय 3 लाख से क्या कर देते हैं, वो ऐसे कैलकुलेशन कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। हर एक प्रपोजल में आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे प्रपोजल में इक्विटी खाली कितनी है? 20 लाख है। और फेस वैल्यू तो कितनी बताई है उसने? 10 है। तो उसमें कितने रहने वाले हैं? 2 लाख रहने वाले हैं। और इसमें 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 की फेस वैल्यू, तो इसमें कितना रहने वाला है? 1 लाख रहने वाला है। बात समझ में? ये तो वर्किंग हुई हमारी, ये तो क्या हुई हमारी? वर्किंग हुई। अब जो मेन जो हमारा स्टेटमेंट है वो हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है हमारा बच्चों? स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल फॉर मार्स लिमिटेड थी या जुपिटर थी? मार्स लिमिटेड। लगता है इलोन भाई की कंपनी है। हाँ जी, पर्टिकुलर्स P1 P2 P3। EBIT 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 में देखो, EBIT क्वेश्चन में कितना दिया था? EBIT क्वेश्चन में कितना था? बोलो ना, EBIT कितना था? 4 लाख था। अच्छा, प्रपोजल 1 में कितना? प्रपोजल 2 में कितना? प्रपोजल 3 में कितना? बताओ। हाँ बेटा, तीनों में सेम ही रहेगा ना। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा ना, इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि हमने पैसा कहां से उठाया है। तो मशीनरी बोलेगी सारा डेट से उठाओगे तो मैं ज्यादा आऊंगी, मतलब वो EBIT ऐसा बोल रहा है कि मैं ज्यादा आऊंगा या आऊंगी, व्हाटएवर विल बी द। हाँ जी भाई, पैसा यार एक बात बताओ ना, पैसा कहीं से भी उठा करके मशीनरी खरीद के लेके आओ, मशीनरी तो 4 लाख ही बना के देगी तुम्हें। कितने बना के देगी? 4 लाख। तो तीनों प्रपोजल में क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले ना, 4 लाख। ओ भाई, मेरे पास ऐसे मत देखो शक की निगाहों से, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, इसमें से क्या जाएगा? अब इंटरेस्ट जाएगा। क्या जाएगा? ऐसे फालतू में छेड़ो मत जल्दी से भी। ये देखो यहाँ पे, हाँ जी, इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट कितना जाएगा? पहले प्रपोजल में कितना जाएगा इंटरेस्ट? डेट बताओ कितना था? 0। और जब डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी कितना? 0। 0 नहीं लिख सकते, ऐसे नील लिख लो या डैश लगा दो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अब दूसरे वाले प्रपोजल में कितना डेट है हमारे पास? 10 लाख। और उस पे ब्याज कितना जाना है? 10%। तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। तो इधर से 1 लाख जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब नेक्स्ट है प्रपोजल 3, और प्रपोजल 3 में डेट कितना है? 20 लाख। और 20 लाख का कितना बच्चों? 10%, तो कितना? 2 लाख। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%,
और 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। इतनी बात समझ में आती है आपको? अब ये ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाके क्या बचेगा? ईबीटी। क्या बचेगा? ईबीटी। कितना बचा इधर? 4 लाख इधर, और इधर नमन भैया हमें तो ये बढ़िया लग रहा है सबसे ज्यादा। जो P1 है ना, P1 बढ़िया लग रहा है, P1 में तो पैसा ज्यादा बच रहा है। हाँ, वो कह रहा है भैया एकदम से वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है ना। अभी ईबीटी में से क्या देना है अपने को? टैक्स देना है एट द रेट 30%। किसका देंगे 30%? ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है। 4 लाख का 30% कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है, और इसका 3 तिया 9, 90,000, और 3 दूनी 6, 60,000। रुक के चल रही है क्या? ये आ गया ईएटी। क्या आ गया? ईएटी कितना आएगा पहले प्रपोजल में? हाँ जी, 280 आ जाएगा। 2,80,000। इसमें आएगा 2,10,000, और इसका कितना आया? 1,40,000। नमन भैया देखो बात ऐसी है, अब भी देखो ईएटी आने के बाद भी क्या हो रहा है? प्रपोजल 1 ही बढ़िया हो रहा है। प्रपोजल 1 बढ़िया है। वो कह रहे हैं नमन भैया भी रुक तो जाओ, भी बाकी पूरा सॉल्व तो करो इसे, ठीक है ना। ईएटी में से अभी क्या घटाएंगे अपन लोग? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या घटाएंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। मुझे बताओ किसी भी ऑप्शन में, किसी भी प्रपोजल में प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं है, तो सब में क्या होगी? नील, नील और नील। वो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि सब्सट्रैक्ट किए। अब ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाके क्या बच गया बच्चों? ईएई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। वो कितना बचा बच्चे लोगों? सेम 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000। बात समझ में आती है? अच्छा, अब ये अगर मैं यहां पे लिख दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये था बच्चों वर्किंग नोट 2, और वर्किंग नोट 2 कहां पे बनाया था हमने? ये रहा वर्किंग नोट 2, ये था हमारा वर्किंग नोट 1, ठीक है। हाँ जी, ये तो कहां पे बच्चों? ये तो हमारा क्या है? वर्किंग नोट 2 है, और ऊपर क्या था? ये वर्किंग नोट 1 है। तो वर्किंग नोट 2 को रेफर करके मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, वो मैं उधर लिख सकता हूं क्या? नहीं, इच्छा तो कोई है नहीं, ऑप्शन है ही नहीं है, लिखने ही पड़ेंगे। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। बात समझ में आ रही है? ये क्या आ जाएगा अगर हम इसे ए बोले और इसे बोले बी? तो ईपीएस निकालने का अपने को क्या निकालने का? ईपीएस इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर सकते हैं हम। ए अपॉन बी बोले तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। से यस और नो? 2,80,000 को 3 लाख से जब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वो कितना बनेगा बच्चों? 0.93 बनेगा पूरा। पक्की बात, विश्वास कर सकते हैं? कह रहा मैं देख के बोल रहा हूँ। अच्छा, 2,10,000 को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 से ऊपर जाएगा 1.05, और 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.4। आप मुझे बताओ ईपीएस सबसे ज्यादा कहां पे आया है? प्रपोजल 3 में। किसमें आया है? और यही मैंने आपको शॉर्टकट से भी बताया था कि प्रपोजल 3 को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ईपीएस सबसे ज्यादा उसमें आ रहा है। नमन भैया ऐसे हुआ क्यों? इधर तो 2,80,000 बच रहे हैं, उधर तो 1,40 बच रहे हैं।
अभी ये भी तो देखो ना, 2,80,000 3 लाख शेयर्स में बटेंगे, ये सब हिस्से में मतलब तो एक के हिस्से में आएगा 93 पैसे, जबकि जो 1,40,000 रुपए वो कितने को हिस्से में बट रहे हैं, 1 लाख लोगों के हिस्से में बट रहे हैं, 1 लाख शेयर्स पे बट रहे हैं वो, तो एक के हिस्से में कितना है, 1 रुपए 40 पैसे। बात समझ में आ रही ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे ही ईपीएस हो रहा है, तो दैट्स वाई प्रपोजल 3 शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है ना, एडवाइस देने का है अब। और सोचने से काम करना बाय कंसिडरिंग द above statement, comma, it is advised to select the proposal 3 since it generates the highest EPS for the shareholders, और बच्चों ये क्वेश्चन जब आएगा तो 6 नंबर का आएगा। मैंने इस यहाँ पे इसे सॉल्व करने में, ऐसा मैं तो क्लास में समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगा है इसमें, अदरवाइज 5 मिनट से ज्यादा का ये काम नहीं है। सीधा कैपिटल स्ट्रक्चर बनानी है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं और ये स्टेटमेंट बनाना है। शॉर्टकट में तो आंसर तो आपके माइंड में पहले ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा प्रपोजल जाएगा, ठीक है ना, बाकी वो तो सॉल्व करके दिखाना है। ज्यादा सा नहीं बोल रहा है तू आज। थोड़ा पढ़ाई में दिमाग लगा ले, है ना। 6 नंबर का मान लिया क्वेश्चन आ गया तो फ्री फंड के नंबर होंगे, वरना इधर उधर की बातों में लगा रहेगा, कुछ भी नहीं होएगा। बोलो, किसी को डाउट है क्या? कर लिया आपने? ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन था। अब इसका यहां पे देख लो, इसका सॉल्यूशन यही किया है हमने। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बनाया था बच्चों? स्टेटमेंट शोइंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ना यार, हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और इक्विटी वो हमने बना लिया। इधर फिर हमने क्या निकाला है? कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल ले, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, वैसे ही किया था। अब नेक्स्ट है बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल फॉर मार्स लिमिटेड, और हमने कौन सा एनालिसिस यूज किया? EBIT EPS एनालिसिस। वो क्या लिया है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 4 लाख है तीनों प्रपोजल में। इंटरेस्ट हो गया, पहले में है नहीं, दूसरे में 1 लाख, तीसरे में 2 लाख। ईबीटी आ गया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। टैक्स दे दिया 1, 20, 90 और 60। ईएटी आ गया 280, 210, 140। प्रेफरेंस डिविडेंड कोई है नहीं। ईएई आ गई, सेम आ गई, 280, 210, 140। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वर्किंग नोट 2 को रेफर करके जो मैंने ऊपर अभी कराया था, उधर लिख दिए 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और ईपीएस आ गया 0.93, 1.05 और 1.4। तो एडवाइस में दी क्या इसमें? अच्छा, वर्किंग नोट में ईपीएस निकालने का फॉर्मूला बताया यहाँ पे इन्होंने कि ईपीएस कैसे निकाला है, ईएई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फाइनली एडवाइस दे दी। एडवाइस नहीं लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पूछा था ना, वो कह रहा प्रपोजल 3 शुड बी सिलेक्टेड बाय मार्स लिमिटेड सिंस इट हैज ग्रेटर ईपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बच्चों। ये सॉल्यूशन तो क्या ही दिखाने का आपको, कह रहा है इफ इन द अबव क्वेश्चन वी हैव टू सिलेक्ट एन ऑप्शन बाय कंपेयरिंग आरओआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वो कह रहा है अगर सेम ही क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व करना होता तो कैसे करते? अरे कराए तो शुरू में बिल्कुल, आरओआई निकाल लेते। आरओआई कैसे निकालते? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईटी 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, वो 10% से ज्यादा कोई तो रेट आएगा, हाँ वो समथिंग अराउंड। और ब्याज का रेट कितना है? सारे बच्चों को पता है, जब क्या होता है आरओआई क्या होती है, ज्यादा होती है इंटरेस्ट रेट से, तो उस वाले ऑप्शन को, उस वाले प्रपोजल को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, डेट होता है। क्या होता है? डेट। ऐसे नहीं बोलते कि जिसमें सबसे ज्यादा आरओआई, अरे आरओआई तो सब में सेम ही है ना, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, डेट है। तो देख लो इसने सॉल्यूशन में यही किया है।
ROI निकाल ली कितना 13.33%। कैसे निकाली? वही 4 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो कह रहा है इस केस में ROI कितना है 13.33%, और वो ग्रेटर है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि 10% है। एंड वी नो दैट इफ ROI is greater than the rate of interest then a proposal having more debt will be preferred. So finally advice क्या है? Proposal 3 should be selected by Mars Limited since ROI is greater than the rate of interest and has more debt than other proposals. बात समझ में आ गई? आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? Does always debt will be preferred, ये देखेंगे क्या हमेशा debt को ही प्रेफर किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा डेट को प्रेफर? वो कह रहा है बच्चा अभी बता दो, कोई बात नहीं अभी सुन लूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमेशा डेट को प्रेफर नहीं किया जाएगा। हालांकि डेट से एक फायदा होता है लेकिन हमेशा प्रेफर नहीं। कब नहीं किया जाएगा बताओ? ROI कम होगी किससे? इंटरेस्ट से। तो देख लो, नो ऑलवेज डेट विल नॉट बी प्रेफर्ड, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन ROI। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ROI के। इफ ROI इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मोर डेट विल बी प्रेफर्ड। If ROI is less than the rate of interest, then less debt will be preferred. That is more equity will be preferred. बोलो कई मतलब बहुत दिन से मैं यही बोल रहा हूँ आपको, बार बार किसी न किसी पॉइंट पे आ ही जाता है, तो इसमें मुझे लगता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलो एग्जाम्पल 4 देखो अभी साथ के साथ। If in example 2 all the data remains the same, जो अभी मैंने जो सॉल्व करके दिखाया आपको उसमें सारा डेटा सेम रहे, किसको छोड़ करके? खाली EBIT को। EBIT कितना आ जाए? 2 लाख आ जाए। तो वो बोल रहा है कि एडवाइस करो कंपनी को कौन सा जो प्रपोजल है वो कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए और EBIT EPS एनालिसिस यूज करने का। बात समझ में आ रही ना? देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो तो सारी चीजें क्या है? सेम है। खाली किस में चेंज हो रहा है? EBIT में। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर तो सेम आएगी, नील 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख। जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले, क्योंकि जब कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये भी क्या है? सेम है। इतनी बात समझ में आई? फाइनली फर्क कहां पे आएगा? वो जो स्टेटमेंट हमने बनाया था EBIT EPS वाला, बस फर्क कहां पे आएगा? वो ऊपर की अमाउंट चालू वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग सारी अमाउंट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये देखना, यहाँ पे देखो बच्चे लोगों, EBIT तीनों में कितना? 2-2 लाख। अच्छा पहले में तो ब्याज कुछ नहीं है, दूसरे में ब्याज कितना जाएगा? 1 लाख, और तीसरे में 2 लाख। ये ब्याज की अमाउंट सेम रहेगी क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है। EBT आ गया कितना? 2 लाख, 1 लाख, और उसमें क्या हो गया? नील। तीसरे वाला तो ढेर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो यहीं पे यही तो गेम बदला ना, यही तो गेम बदला। टैक्स कितना देने का? 30%। 60,000 जाएगा, कितने का जाएगा? ये 2 लाख का 30% 60,000, और ये 1 लाख का 30% 30,000। और उसमें तो क्योंकि जब इनकम है ही नहीं है तो टैक्स जाएगा नहीं, टैक्स नील हो गया। EAT कितना आ गया? 140। 2 लाख में से 60,000 घटा करके 140, और इधर 70 बच गए, उधर कुछ नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं हमारे पास, EAE आ गई। EAE क्या आएगी बच्चों? सेम आएगी क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। और EAE को किससे डिवाइड करेंगे हम? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो जब वो हमने किया तो EPS आया बच्चे कितना? 0.47, दूसरे का 0.35, और इसका नील। ये तो हम कह ही चुके थे पहले। ROI अगर क्या है, ROI अगर कम रहती है किससे? इंटरेस्ट के रेट से, तो जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी है उसको प्रेफर करते हैं। हाँ बोलो ना। और देख लो EBIT EPS एनालिसिस ने भी तो वही निकाल के दिया। यहाँ पे ROI कितनी थी बोलो ना? 2 लाख EBIT था ना, डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, 10% से कम आता ना वो, और ब्याज का रेट कितना है? 10%। तो जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी उसको प्रेफर करेंगे। और देख लो प्रपोजल 1 में सबसे ज्यादा क्या है? इक्विटी है। दोनों ही अप्रोच से वही आंसर आया, ठीक है ना? तो ये इसका वर्किंग नोट्स थे। और एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस में बोला प्रपोजल 1 शुड बी सेलेक्टेड बाय मार्स लिमिटेड सिंस इट हैज ग्रेटर EPS देन अदर प्रपोजल्स। इसी को क्वेश्चन नंबर 4 को किससे करना है? अरे करा तो दिया अभी, तो बस वो देखना कितना आ रहा है। जब 2 लाख को डिवाइड करोगे 30 लाख से तो 6.67% की ROI आ रही है, जो कि 10% से क्या है? कम है। तो जिसमें सबसे ज्यादा डेट या इक्विटी? जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी उसको प्रेफर करेंगे। और वो किस में? फर्स्ट में। ये लिखा है। बोलो इतने में कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए आपको बच्चों एग्जाम्पल की फॉर्म में,
ठीक है ना, एक पहले कराया था, 4 आज करा दिए, ठीक है ना। ये कल करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 कल करेंगे, है ना, और 7 भी कल करेंगे, इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, ठीक है ना। और 6 और 7 कल हो जाने के बाद कल हम चालू कर देंगे क्या, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आती है? आज के लिए बच्चों इतने करेंगे, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल करते हैं, और कल की टाइमिंग 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, मतलब 12 से 1:30 बजे तक तो किसकी, बीएसटी की, और 1:30 बजे से 3 बजे तक इकोनॉमिक्स की, ठीक है।